माँ पापा नहीं रहे और माँ हम कहाँ जा रहे हैं। माँ को कपड़े बैग में डालते देख नन्ही 4 बरस की अनाया पूछने लगी। आनो ने प्यार से बेटी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नानी बहुत बीमार है, हम उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम निकल पड़ेंगे। विनय के घर आते ही अनाया पापा पापा आ गए कहकर दौड़ी। आनो और विनय ने अपने ही नाम से निकालकर अपनी बेटी का अनाया नाम रखा था, लेकिन प्यार से उसे नाया ही सब बुलाते थे। विनय ने स्कूटर पर बैग रखा और झटपट माँ बेटी सवार हो गई। आनो थोड़ा बड़बड़ाई, अगर गाड़ी कर लेते तो कौन सा खर्चे का पहाड़ टूट पड़ता। अरे एक नहीं 10 जगह फोन किया, सबके सब शादियों में व्यस्त है। तू बैठ तो सही अपनी फटफटिया पर, देख तुझे कैसे 1 घंटे में पहुंचाता हूँ। विनय का भी अपना ही अंदाज था। छोटी सी मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी। ज्यादा नहीं, बस गुजारा अच्छे से निकल रहा था। देखते ही देखते स्कूटर हवा से बातें करने लगा। पीछे बैठी आनो ने कहा, धीरे चलाइए जनाब, कहीं मायके पहुंचने की बजाय ऊपर ही ना पहुंच जाए। दोनों पति पत्नी अपने ही मजाक पर हंसने लगे। अनाया हमेशा की तरह आगे ही खड़ी थी। अभी कुछ और आगे बढ़े ही थे कि पीछे से तेजी से आते ट्रक का संतुलन बिगड़ा और विनय का स्कूटर देखते देखते एक तेज वेग से जाकर गिरा। तीनों के जिस्म अलग अलग दिशाओं में उड़े। विनय और आनो ने वही दम तोड़ दिया। अनाया एक घास फूस के ढेर पर जा गिरी और 1-2 खरोचों के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं आई। देखते देखते पास की दुकानों से लोग दौड़े चले आए। हादसा बहुत दर्दनाक और भयानक था। एक पल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। खबर पाकर पुलिस आई। अनाया के नाना और मामा दौड़े आए। बेटी और दामाद के मृत शरीर देखकर पिता की छाती फटने को आई। पिता के गांव में ही दोनों का रीति पूर्वक दाह संस्कार किया। विनय के परिवार में सिवाय दूर के चाचा के अलावा कोई नहीं था। माता पिता दोनों ही छोटी उम्र में चल बसे थे। जाहिर था अनाया की परवरिश का जिम्मा नाना के ऊपर था। अनाया को जब देखती तो बीमार नानी को अपनी बेटी याद आती। सदमा ज्यादा दिन तक सह ना सकी और महीने भर में वो भी चल बसी। नाना अनाया की परवरिश के लिए पूरी तरह बेटा और बहू पर निर्भर थे। मामी देवी ने भी सहानुभूति की इस घड़ी में नन्ही अनाया पर अपना पूरा वात्सल्य लुटाया। अपने दोनों बच्चे विभु और वैशाली के साथ अनाया की परवरिश करने लगी। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदलने लगी। तेरे मेरे का फर्क दिल में उतरने लगा। 6 बरस की अनाया में एक सहायिका नजर आने लगी। गुड़ा गुड़िया खेलने की उम्र में बुहारी लगाने लगी। पानी से खेलती खेलती बर्तन मांजने लगी। सूखे कपड़े तारों से उतारती उतारती तह लगाने लगी। देवी बड़ी चतुराई से किशोरी अनाया के दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। नाना और मामा सुबह ही घर से निकल जाते। छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर नई नई साइकिलें बिकने लगी। नित नया माल आने लगा। मामा को पता ही नहीं चलने दिया। अनाया के पिता की फैक्ट्री और घर बेचकर जो भी पैसा आया सब का सब मामा ने अपना व्यापार बढ़ाने में लगा दिया। बूढ़ा नाना के पास सिवाय चुप रहने के कोई रास्ता नहीं था। 12 बरस तक पहुंचते पहुंचते अनाया काफी रसोई के काम सीख गई। अब बहुत सी चीजें उसे धीरे धीरे साफ नजर आने लगी कि मामी माँ नहीं है। यह घर विभु और वैशाली का ज्यादा है और मेरा कम। मेरी जिद पसंद कभी बड़ी बहन तो कभी छोटी बहन के नाम पर दबा दी जाएगी। अनाया बहुत शांत और सरल स्वभाव की लड़की नजर आने लगी।
15 बरस तक मामी ने ज्यादातर काम अनाया के हवाले कर खुद नए नए शौक पाल लिए। घर के काम करने के अलावा अनाया अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती। स्कूल के सामने के अस्पताल से जब नर्सों को सामने से आता देखती तो जरूर उन्हें देखकर मुस्कुराती। उसे जीवन की दिशाओं का नहीं पता था, लेकिन नर्सों को देखकर उसके मन में भी नर्स बनने की कामना पलने लगी। 18 बरस की उम्र तक अनाया ने अपना स्कूल का सफर अच्छे अंकों से पास किया और उसने नाना को अपना लक्ष्य बताया। नाना जानकर बहुत खुश हुए कि अनाया नर्स बनना चाहती है, लेकिन जैसे ही मामा मामी को इस बात की खबर लगी तो घर में जैसे भूकंप आ गया हो। देवी का स्वर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबूजी, यहाँ कोई कुबेर का खजाना दबा है क्या? 4 साल की पढ़ाई, हॉस्टल, किताबें, फीस, जेब खर्च कहाँ से करेंगे हम? पहले से ही हम तो विभू के कॉलेज के खर्चों से दबे पड़े हैं। अनाया 2 साल और अच्छे से घर का काम सीख ले, फिर जाए अपने ससुराल, वहीं जाकर करे अपने मन की। हमसे जितना बन पड़ा हमने कर दिया, इससे अधिक हमसे ना होगा। मामा की चुप्पी भी पत्नी की बात की सहमति दे रही थी। दूसरे कमरे में बैठी अनाया के कानों में मामी की पड़ती यह आवाजें उसके सपनों का दम तोड़ रही थी। मन में कई बार रोई थी, लेकिन आज झरझर बहते आंसुओं को उसने बहने दिया। 20 की दहलीज पर पांव रखते ही सौंदर्य जैसा स्वयं अनाया के पास चलकर आया हो। लंबा कद, गेहुआ रंग, काले घने बाल, गोल गोल आंखें, पतली सी नाक, फूलों जैसे होंठ, सुंदरता की जैसे कोई मिसाल। एक के बाद एक रिश्ते आने शुरू हो गए। कई लड़के देखने के बाद मामा और नाना को रंजीत, जिसका कपड़े का व्यापार था, परिवार के नाम पर सिर्फ माथी स्वभाव, घर बार सब पसंद आया तो धूमधाम से अनाया का ब्याह कर दिया। 20 बरस की अनाया किसी की अर्धांगिनी न, घर आंगन में प्यार के फूल खिलाने चली आई। गुणों की खान अनाया ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। सास को रानी बना दिया और पति को परमेश्वर का दर्जा दे दिया। बाहर की दुनिया से ज्यादा वास्ता नहीं रखती थी, उसका घर ही उसकी दुनिया था। समय एक सा नहीं रहता। साल भर बाद रंजीत को व्यापार में घाटा हुआ। लाखों का कर्जा सिर पर आन खड़ा हुआ। पैसे की किल्लत में वो मारा मारा हर अपने के दर जाने लगा। फिर किसी ने उसके कान भर दिए कि अनाया के पिता की संपत्ति बेचकर जो पैसा आया वो कहाँ है, पत्नी को कहो जाकर अपना हिस्सा मांगे। अपनी सारी मुसीबतों का पल में ही तोड़ देख रंजीत की आंखें लालच से भर गई। आंगन में ही छुपा था खजाना और उसने छान मारा। सारा जमाना मौका देखते ही उसने अनाया से बात की तो उसने बिना देर किए साफ इनकार कर दिया कि उस घर में अब उसके लिए कुछ नहीं है। रंजीत भी कहा हार मानने वाला था। उसने एक नहीं 2-3 बार उसे मायके भेजा और हर बार वो बिना बात किए बस सबसे मिलकर आ गई। वो जानती थी उस घर में बार बार जाना पानी में लाठी मारने के बराबर है। पत्नी का सहयोग ना मिलता देख मां ने सलाह दी, इसे कहीं बाहर घुमाने ले जा, खिला पिला कुछ खरीदारी करा, शायद अकेले में तेरा दर्द समझ जाए। रंजीत को सुझाव अच्छा लगा और वो 2 दिन के लिए अनाया को शहर घुमाने ले गया। फूल उगाने के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करने लगा। अनाया पूरा दिन बहुत खुश रही। बरसों बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। घर लौटते हुए वापसी में वो कुछ खाने के मकसद हाईवे पर बने एक ढाबे पर रुके। वहां रंजीत ने अनाया से बड़े प्यार से समझाया कि वो बहुत मुसीबत में है और वो जाकर अडिग होकर अपना हिस्सा मांगे। पति के मुंह से फिर से वही बात सुनकर अनाया एकटक जवाब दे दिया, एक नहीं 1000 बार भी कहोगे मेरा जवाब नहीं है। रंजीत सुनकर झल्ला उठा, पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाने लगा।
इसे मेरी अहमियत का एहसास नहीं है। पता चल जाएगा इसे अगर छोड़कर चला जाऊं। ऐसा विचार मन में आते ही एक विकृत सा विचार मन में कौंध गया। क्यों ना थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़कर जाऊं? क्या पता इसकी अक्ल टिकाने आ जाए। यह सोचते ही वो एक योजना लेकर चारपाई पर बैठी अनाया के पास आया और बोला कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर उसका एक दोस्त रहता है। वो उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार है। वो खाना ऑर्डर करे, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अनाया ने जिद की कि उसे भी साथ ले जाए, लेकिन वो अभी आता हूँ कहकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। आधे पौने घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उसे बाजार की कुछ रौनक नजर आई तो उसी तरफ निकल गया। सामने भटूरे छोले का ठेला देखकर उसकी भूख मचल उठी। थोड़ा वक्त भी बिताना था तो 1 प्लेट का ऑर्डर दे दिया। तभी उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा तो देखा पुराना दोस्त खड़ा था। उसने आग्रह किया कि पैक करवा कर ले चलते हैं। पीछे ही उसका छोटा सा घर है, अकेला रहता है, वहीं बैठकर खाते हैं। रंजीत के दिमाग में अकेली बैठी पत्नी घूम रही थी। आधे घंटे में ही वो लौट जाएगा, यह सोचकर वो चल दिया। रंजीत अभी गाड़ी में बैठा ही था कि माँ का फोन आया कि कब आ रहे हैं, यानी 3 बज जाएंगे। यह कहकर फोन गाड़ी में ही रख दिया। सालों बाद मिले यार की आवभगत में दोस्त ने शराब की बोतल भी खोल दी। रंजीत ना करने के बावजूद भी पीता गया। पेट में खाना, नशे में चूर, थका हुआ जिस्म कुछ ही देर में लुढ़क गया और देखते देखते गहरी नींद में सो गया। पति को निकले 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। अनाया उसी राह में टकटकी लगाए बैठी थी। ढाबे वाला बाबा भी सब देख रहा था। जब 2 घंटे तक पति नहीं आया तो बाबा ने आकर अनाया से सारी बात पूछी। उसने बताया कि घंटे भर में लौट आऊंगा कह कर गए थे, ना जाने कहाँ रह गए। बाबा ने कहा तो बेटी फोन कर लो। मेरे पास फोन नहीं है बाबा। नंबर याद है? हाँ याद है। तो यह लो मेरा फोन और जब तक वो नहीं उठाता निरंतर करती रहो। धन्यवाद आपका। रंजीत फोन उठा ही नहीं रहा था। अब डर के साथ पति की खैरियत की चिंता भी सताने लगी। देखते देखते अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ और ना सुझा तो अपनी सासू माँ को फोन मिलाया तो उसने बताया कि उसकी बात हुई है और वो सही सलामत है और जल्दी लौट आएगा, चिंता मत करो। पति सही है, यह जानकर मन को राहत मिली। फिर यह सब उसने क्यों किया? कहीं उसे सताने के इरादे से तो नहीं। यह ख्याल आते ही अनाया का दिल बैठ गया। पति की इस घिनौनी हरकत से उसकी आत्मा दर्द और पीड़ा से भर गई। जिसे उसने हृदय से प्रेम किया, उसने चंद रुपयों के लिए उसे यह सजा दी। अब तक रात के 9 बज चुके थे। बाबा भी ढाबा बंद करने की तैयारी में था। ना जाने कितने लोगों की अच्छी बुरी नजर अनाया पर पड़ी। तभी आखिरी गाड़ी वहां आई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उन्हें भी अनाया की बाबा से सारी कहानी पता चली। निकलने से पहले उन्होंने अनाया को कहा कि वो चाहे तो उनके साथ चल सकती है। सुबह वो उसे उसके गांव छोड़ देंगे। बाबा ने अनाया को कहा, बेटी तुम सोच लो अच्छे से, वरना मेरे साथ मेरे घर चलो। घर में मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाया उठकर गाड़ी तक पहुंची तो सुन्न रह गई। खुले शीशों से साफ आवाज आ रही थी। लगता है कोई अनपढ़ गवार है, पति बीच राह में ही छोड़ गया है। हम अपने ही घर रख लेंगे, नौकरानी तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं।
डॉक्टर की पत्नी की इस आवाज से अनाया दौड़कर बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा मैं तुम्हारे संग चलूंगी। आधी रात तक बाबा की पत्नी से बातें करती रही, उसे सारे अपने जीवन की कहानी सुनाई। फिर अकेली बैठी सोचती रही। पति ने अंधेरे में छोड़कर हजारों उसके भीतर चेतना के दिए जला दिए थे। अनाया पहली बार खुद से मिली थी। अपने बहते आंसुओं के पीछे छिपी अपनी उस शक्ति को भी पकड़ने लगी जो कहीं परिस्थितियों के वशीभूत कहीं गहरे में दब गई थी। उसने उस रात अपने अस्तित्व और नारीत्व दोनों का मान बचाने की अपने भीतर प्रतिज्ञा ली। वो अनाया जो दूसरों में अपना सहारा ढूंढती रही थी, आज वो अपना सहारा खुद बनने को तैयार थी। उधर आधी रात को पति की नींद खुली तो पहला ख्याल उसे अनाया का आया। डर और चिंता में उसका शरीर कांपने लगा। पश्चाताप और आत्मग्लानि से उसके आंसू बहने लगे। अपनी नीचता पर उसे स्वयं पर धिक्कार आने लगा। गाड़ी में बैठते ही उस नंबर पर फोन करने लगा जिस पर पत्नी ने कई बार फोन किया था। तेज स्पीड से आधे घंटे में ढाबे के बाहर खड़ा था। सुबह के 5 बजे जब बाबा और अनाया निकलने के लिए तैयार हुए तो अम्मा ने पूछा कि क्या सोचा बेटी, कहाँ जाओगी, नाना के घर या पति के घर? मैं अपने घर, अपने पति के पास जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उसके पति के घर से बढ़कर कोई सुरक्षित घर नहीं। यह मैंने एक रात में जान लिया। अंधेरे में छोड़कर उसने मुझे बहुत उजाला दिखाया। अब उसे रोशनी में लाना मेरी जिम्मेदारी है। एक आत्मविश्वास से भरी अनाया यह कहकर अम्मा से गले मिलकर चल दी। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। ढाबा पर पति की गाड़ी देखकर वो बाबा को धन्यवाद देकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। हफ्ते भर तक रंजीत पागलों की तरह बीवी की माफी के लिए उसके आसपास घूमता रहा और आखिर एक रात को रो पड़ा। आत्मा पर पड़ा बोझ उसे खाए जा रहा था। अनाया ने आखिर एक शर्त पर पति को माफ करने की बात कही कि वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। रंजीत पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। अनाया ने दाखिला ही नहीं बल्कि बैंक से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोन भी मिला। अनाया ने जैसे ही अपनी डिग्री ली तुरंत उसे एक अच्छी में नौकरी मिल गई और फिर एक सुबह ऑपरेशन थिएटर में चेहरे से मास्क हटाते ही सामने खड़े डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं वही ढाबे वाली लड़की हूँ सर, जिसे आप अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते थे। मुझे स्वावलंबी बनाने में काफी हद तक आपकी पत्नी का भी योगदान रहा है। डॉक्टर हैरानी से अनाया की ओर देख रहा था और अनाया वहां से मुस्कुरा कर चल दी। कभी भी खुद को अकेला ना समझे, अपने अंदर की शक्ति को देखे और जो करे पूरा आत्मविश्वास और लगन के साथ करे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।